वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। पार्ट वन हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जाएंगे नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन मेथड को, जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड को, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेशनल इनकम पार्ट टू। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार सर, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर। जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो पार्ट वन देख करके आए, ताकि उनका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज़्यादा देर न लगाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमको पता ही है दोस्तों, नेशनल इनकम को मापने की हमारी तीन विधियां हैं, ठीक है ना। एक जो कि जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड है, दूसरा जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड है, और तीसरा जो कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। तो मैं ये कहूँ कि चाहे आप प्रोडक्शन मेथड से, चाहे आप इनकम मेथड से, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से, कैसे भी आप जीडीपी को मेजर कीजिए, जीडीपी जो है वो एक ही बनेगी। यानी कि आप इससे मेजर करेंगे तब भी आपको यही जीडीपी मिलने वाली है, इससे मेजर करेंगे तब भी आपको यही जीडीपी जो है वो देखने को मिलने वाली है, और इससे मेजर करेंगे तब भी जो है ये जीडीपी आपको मिलने वाली है। इसको समझिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाया, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट की कीमत जो है मैंने तय की 5 रुपए, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी हो गई प्रोडक्ट की कीमत, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी कीमत मैंने कितनी तय की, 5 रुपए, ठीक है ना। उसका जो, मैं ये कहूँ कि उस प्रोडक्ट पर मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा, अगर मेरे को उसको परचेज करना होगा, तो मैं कितने का परचेज करूंगा, 5 रुपए में, ठीक है ना। क्योंकि उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपए की है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना होगा, 5 रुपए। यानी कि अगर मैं एक्सपेंडिचर करूंगा तो वो किसी की इनकम होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि शॉपकीपर की इनकम जो है वो कितनी होगी, फिर आप कहेंगे सर 5 रुपए। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो कीमत है, ठीक है ना, उतना ही व्यक्ति का जो है एक्सपेंडिचर है, और जो एक्सपेंडिचर है वही तो दूसरे की इनकम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो इक्वल है इनकम मेथड के, वो इक्वल है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दो की जगह जो है ये इक्वल साइन की जगह जो है इस इक्वल साइन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वल, ठीक है ना। कंडीशनल इक्वल, कंडीशनल इक्वल। और ये जो है ये है आपका अनकंडीशनल इक्वल, अनकंडीशनल इक्वल का साइन। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन जो है इनकम के अनकंडीशनल इक्वल है, इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के अनकंडीशनल इक्वल, एक्सपेंडिचर जो है प्रोडक्शन के अनकंडीशनल इक्वल है। यानी कि हम ये कहेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है ना, चाहे आप इनकम मेथड से, चाहे आप जीडीपी को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे भी मेजर करें, ये अनकंडीशनल इक्वल ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पहला मेथड, प्रोडक्शन मेथड। यहाँ हम एक स्टोरी लेकर के आते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक किसान जो है, एक किसान वो गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है ना। किसान जो है वो गेहूं का उत्पादन करता है, और उस गेहूं को वो सपोज कीजिए कि 600 रुपये में बेचता है, ठीक है। वो 600 रुपये में किसी को बेचता है, तो वो जो है इस गेहूं का जो है वो चून पीस लेता है, यानी कि पिसाई कर लेता है, ठीक है ना। उस पिसाई को करके वो उसमें क्या करता है कि 200 रुपये, क्योंकि उसने उसमें जो है वो चून को, उसको गेहूं को पीसा है, ठीक है। तो वो उसको जो है 800 रुपये में बेचता है, ठीक है ना। क्योंकि 600 रुपये का तो उसका जो है वो कॉस्ट आ गया, 800 में उसने बेच दिया, ठीक है ना। बेकरी वाले को बेच दिया, बेकरी वाला जो है उसकी
ब्रेड बनाता है, ठीक है ना? और उसको जो है वो 1000 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 कांसेप्ट निकल कर के आते हैं। एक तो गुड्स जो है वो अंतिम गुड्स है, यानी कि फाइनल गुड्स का कांसेप्ट आप यहाँ देखते हैं, और एक जो है मध्यवर्ती गुड्स यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स का आप यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो चाहे वो अंतिम वस्तु है, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन हमने जब पार्ट 1 में पढ़ा तो हमने कहा कि अंतिम वस्तु और अंतिम सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड के इनकम को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसको आप समझना, किसान के लिए जो गेहूं है, किसान के लिए जो गेहूं है, वो किसान के लिए अंतिम गुड है, क्योंकि वो अपने आप उसको बेच रहा है, उसके पास अब गेहूं नहीं है, यानी कि उसके लिए फाइनल गुड है, ठीक है? लेकिन इस बेकरी चून पिसाई वाले के लिए जो है वो, क्योंकि वो उस चून को बना रहा है, इसलिए उसके लिए जो गेहूं है वो इंटरमीडिएट गुड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक गुड जो है वो एक ही टाइम में फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है, ठीक है ना? एक बात पहली बात तो ये आपको ध्यान करनी है कि एक गुड जो है वो एक ही टाइम में इंटरमीडिएट और फाइनल हो सकती है, क्योंकि ए के लिए वो अंतिम वस्तु है, बी के लिए वो इंटरमीडिएट है, ठीक है? समझ गए सर? एक पॉइंट आपको और ये समझना पड़ेगा कि कोई भी गुड जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए, अब इस आटे को हम ले जा करके सीधा रोटी चपाती बना करके खाएं, तो ये जो आटा है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फाइन, ठीक है? और इसी आटे को बेकरी वाला लेकर जा करके क्या कर रहा है? ब्रेड बना रहा है, और ब्रेड बना करके बेच रहा है, तो उसके लिए आटा क्या हो गया? इंटरमीडिएट। अब इसको समझिए कि एक ही टाइम पर अगर हम इसकी रोटी बना करके खा रहे हैं तो ये हमारे लिए फाइनल हो गया। ये जो है वो क्या हो गई? फाइनल, ठीक है? लेकिन यही जो है बेकरी वाला ले जा करके क्या करता है? बेकरी वाला जो है वो ब्रेड बना करके आगे बेचेगा ब्रेड को, ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? इंटरमीडिएट। यानी कि यहाँ 2 चीजें जो है आपको ध्यान करनी है। अंतिम वस्तु अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है ना? अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका आगे आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आगे आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो गेहूं को हम देख रहे हैं, 600 रुपए में उसने बेचा, उसके लिए अंतिम है, लेकिन चून वाले के लिए वो मध्यवर्ती है, ठीक है? चून वाले ने चून बेचा बेकरी वाले को 800 रुपए में, तो बेकरी वाले के लिए जो चून है वो मध्यवर्ती है, लेकिन चून वाले के लिए चून जो है वो अंतिम वस्तु है। तो इस प्रकार जब बेकरी वाला जो है वो दुकानदार को 1000 रुपए में ब्रेड को बेचेगा, ठीक है? तो बेकरी वाले के लिए जो ब्रेड है वो तो अंतिम वस्तुएं हैं, लेकिन दुकानदार के लिए वो ब्रेड जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो दुकानदार जो है आगे ग्राहक को बेचेगा, ठीक है? तो जब हम इनकी बात करते हैं, प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं, तो हम जो है ये देखते हैं कि कहाँ-कहाँ से हमारा जो है, यानी कि किस-किस सेक्टर से हमारा उत्पादन हो रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं कि पहले हम किसान की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कहेंगे कि सर ये तो जो बात है ना किसान वाली, ये तो आपकी प्राथमिक क्षेत्र की बात, है ना? प्राथमिक क्षेत्र की बात, प्राइमरी सेक्टर की बात। तो हम कहेंगे कि पहले हम जो देखते हैं, वो देखते हैं प्राइमरी सेक्टर को, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? यानी कि 3 क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना? प्राथमिक क्षेत्र से हमारा अभिप्राय उस क्षेत्र से है जिसमें प्रकृति से संबंधित, ठीक है, कृषि और पशुपालन इत्यादि से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यहाँ जो किसान है उसकी जो कृषि है वो हमारी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो ये जो है ये हमारी कहलाएगी प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है? यहाँ चून जो है, या आप ये कहें कि गेहूं को आटे में बदलना, यानी कि
एक प्रकार की वस्तु का जो स्वरूप बदल करके उसके दूसरे प्रकार में उसको परिवर्तित कर देना हमारा कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, द्वितीयक क्षेत्र आप बोल सकते हैं, उद्योग क्षेत्र आप इसको बोल सकते हैं, जहां हम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये गेहूं जो थी वो एक प्रकार की थी, उसको बदल करके हमने क्या बना दिया, आटा बना दिया। आटे का हमने क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया। तो यानी कि ये आटा और ये ब्रेड, ये दोनों ही क्या है, द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुएं हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करेंगे। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल करेंगे सर, तृतीयक क्षेत्र में हम शामिल करेंगे सेवा क्षेत्र। ठीक है ना, तृतीयक क्षेत्र में हम शामिल करेंगे सेवा क्षेत्र, जो इस ब्रेड को, ठीक है ना, जो इस ब्रेड को कस्टमर तक पहुंचाएगा। यानी कि ये ब्रेड यहाँ बनी और अब यहाँ से वो जो है बाजार में जाएगी, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी किस में आ जाएंगी, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगी। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र हम जो है वो प्रोडक्शन मेथड में पढ़ते हैं। तो हम ये देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित हुई, उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना था। द्वितीयक क्षेत्र में उस वस्तु के मूल्य में कितना वैल्यू को ऐड किया गया, वैल्यू एडिट हो गया, कितना वैल्यू जो उसमें ऐड हो गया उसको देखेंगे। और तृतीय क्षेत्र में उसमें कितना वैल्यू और ऐड हो गया उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि हम ये कहेंगे कि जब हम जीडीपी एमपी निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो किन किन स्टेप से गुजरी और उन उन स्टेप पर उन पर कितना कितना जो है वैल्यू का एडिशन हुआ है, कितनी कितनी जो अमाउंट है उसमें ऐड हुई है। ठीक है, उसका टोटल करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा जीडीपी एमपी। ठीक है, चलिए आपको अब देख सकते हैं कि जब हमारे पास जीडीपी एमपी आएगा, देखिए ध्यान से समझना है इसको। जैसे ही गेहूं बेचा 600 रुपए का, ठीक है ना, 600 का लेकर के उसने कितने का बेचा, 800 रुपए का। 800 वाले ने कितने का बेचा, 1000 रुपए का। सपोज करते हैं कि बेकरी वाले ने ही डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को बेचा, तो हम ये कहेंगे कि अंतिम वस्तु कितनी है, 600 रुपए की। किसान कहेगा कि 600 रुपए की अंतिम वस्तु मैंने बेच दी। ठीक है, चून वाला जो है बीच में, चक्की वाला कहेगा कि 800 रुपए का चून जो है वो मैंने बेच दिया। और बेकरी वाला कहेगा 1000 रुपए के जो है ब्रेड मैंने बेच दी। तो टोटल में आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 2400 रुपए की हमारी जीडीपी है। ठीक है, लेकिन इस जीडीपी में आपको 2400 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन असल में जो जीडीपी है वो तो हमारी 2400 रुपए की है नहीं। ठीक है ना, जीडीपी हमारी कितनी है, 1000 रुपए की। जीडीपी हमारी कितने की है, 1000 की। दिख कितने की रही है, 24 रुपए की। तो आप कहोगे सर दिख कैसे रही है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक समस्या आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग डिटेक्टिव। यानी कि यहाँ पर दो बार गणना जो होने की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो यहाँ आ जाती है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि या तो हम जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको शामिल कर लें, तो हम सीधा 1000 को देखेंगे तो हम कहेंगे 1000 रुपए जो है उतनी की हमारी जीडीपी है। या जिन जिन स्टेप से जो वो प्रोडक्ट है वो गुजरा है, उन उन स्टेप के ऊपर जितना जितना वैल्यू का एडिशन हुआ है उस वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे, तब भी हम जो है वो फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। जैसे इसमें जो है हम देख रहे हैं पीछे का कोई कॉस्ट नहीं है, सीधा 600 रुपए है, हम कहेंगे 600 रुपए। ये 800 में ये 600 रुपए शामिल है, तो ये 600 निकाल देंगे तो यहाँ हम कहेंगे कितना बचा, 200 रुपए। तो आप इस 200 रुपए को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ 800 रुपए इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन 1000 में से कितना एडिशन हुआ वैल्यू का, 200 रुपए। तो आप जब इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा, 1000 रुपए। यानी कि दो तरीकों से हम जो है ये कह सकते हैं कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को हम दो प्रकार से सही कर सकते हैं। या तो हम फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर लें, काउंट कर लें, यानी कि अंतिम उपभोग वस्तु को ही शामिल कर लें, तो भी हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। दूसरा हम क्या करें, जिन जिन स्टेप से जो है वो वस्तु गुजरी है, वहां वहां जितना जितना वैल्यू का एडिशन हुआ है, उस एडिशन को जोड़ लें, तो भी हम जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है बच्चों कि प्राथमिक सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्सरी सेक्टर से टोटल जो है सबसे मिलकर के क्या बनेगी, आपकी जीडीपी एमपी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, जिनमें से आप जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को वहां से निकाल देंगे। ठीक है ना, तो जब आपकी जीडीपी एमपी आ जाएगी, ठीक है ना, जब आपकी जीडीपी एमपी आ जाएगी, तब आपको ये ध्यान करना है कि ये तो टोटल हमारी जीडीपी एमपी आ गई, जिसके अंदर हमारे जो है वो स्टॉक
जो है वो भी हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा नेट स्टॉक, ठीक है। तो जो नेट स्टॉक है उसको हम शामिल कर देंगे, ठीक है। तो जीडीपी एमपी, अब यहाँ आपने को स्टेप क्या करना है, ग्रोथ से जाना है नेट पे, तो डेप्रीशिएशन को हटाएंगे, डेप्रीशिएशन, तो हम आ गए एनडीपी एमपी, ठीक है। प्लस कर देंगे एनएफआईए, यानी कि डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे एनएफआईए, तो हम आ गए एनएनपी एमपी पर, ठीक है। एमपी को चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, एमपी को चेंज करने के लिए हमें माइनस एनआईटी करना है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम आ जाएंगे एनएनपी एफसी पे। तो जो एनएनपी एफसी है यही हमारी कहलाती है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या कहलाती है बच्चों, नेशनल इनकम, और इस नेशनल इनकम को हम एन और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी एमपी में से पहला स्टेप यानी कि पहला गोल्डन रूल, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन को, पहुंच जाओगे ग्रोथ से नेट पे, फिर प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और फिर तीसरा गोल्डन रूल कहता है माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम एनएनपी एफसी पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमारी जो फर्स्ट जो मेथड है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, वो हमने यहाँ से कर लिया है, ठीक है। तो आपको तीनों सेक्टर को जोड़ देना है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर को जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी पर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान करेंगे कि बीच में डबल काउंटिंग इस प्रॉब्लम आ जाती है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो एक फैमिली के लिए उसने अपना कर लिया है, तो यहाँ से आप टोटल प्रोडक्ट मेथड को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। चलिए इनकम मेथड की बात कर लेते हैं। तो जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं, दूसरा मेथड जो कि हमारी नेशनल इनकम को मेजर करने का इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये तीनों ही मेथड जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो भी स्टेप्स है वो आपको याद रखने हैं, और इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको जब जरूरत पड़े तब आप इसको दोबारा जा करके देख सकें। नोटबुक पेन आपके हाथ में होगा ही, नोट करते चलिए। इनकम मेथड की जब हम बात करते हैं तो इनकम मेथड में हम जब सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करते हैं कर्मचारियों के पारिश्रमिक, कर्मचारियों का, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जिसके अंदर शामिल होती है एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट रिसीट, डिविडेंड वगैरह वगैरह, है ना? यानी कि हम इनकम मेथड में क्या क्या शामिल करते हैं, सैलरी को, रेंट को, डिविडेंड वगैरह को जो है वो शामिल करते हैं। तो जो सारी इनकम हमारी, तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक में क्या क्या होता है, सैलरी को हम इसमें शामिल करेंगे, सैलरी को, सैलरीज, ठीक है ना, और इसमें हम शामिल करेंगे वेज, ठीक है ना, इसमें हम शामिल करेंगे सोशल सिक्योरिटीज, ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे मेडिकल, जो एम्प्लॉय को मेडिकल की जो फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे चिल्ड्रन फंड, ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो भी एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसको जो गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड करवाती है, जो भी सोशल सिक्योरिटी उसको देती है, उन सभी को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जिसको हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। तो वहां हमने पढ़ा कर्मचारी, यहाँ हम पढ़ेंगे, देखिए लैंड, लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, यहाँ आप देख सकते हैं रेंट, ठीक है। कैपिटल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। और
आपका एंटरप्रेन्योर क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 प्रकार से डिवाइड करता है। एक तो डिविडेंड के रूप में, ठीक है। एक जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि ये जो प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो एक हिस्सा तो कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर चला जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, एक जो डिविडेंड है वो आपस में बांट लेंगे। वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो जब भी जो भी हमारी सामान्य टूट फूट हुई, जो भी हमारे किसी मशीन का जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसकी मरम्मत के लिए हम रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज जो है हमारे इनकम में होती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक डॉक्टर हैं जो उन्होंने अपना सेल्फ क्लिनिक जिन्होंने अपना बना रखा है, वो जो भी इनकम कमाते हैं वो मिक्स्ड इनकम का एक पार्ट। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं एक शॉपकीपर है, उसकी जो इनकम है वो भी हमारी जो है मिक्स्ड इनकम का एक पार्ट है। ठीक है, और यहाँ वकील को हम देख पा रहे हैं जो वकालत कर रहा है, वो भी जो है मिक्स्ड इनकम का एक पार्ट है। तो तीनों को जब हम मिला लेंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे ही देख लेते हैं कि एक तो हमने मिलाया ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को, प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम। ठीक है ना, जब इनको हम करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जीडीपी एफसी पर, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, और फैक्टर्स को जो मिल रहा है वही चीजें हमने यहाँ पे सारी शामिल करी है। ठीक है ना, कर्मचारी फैक्टर है, कैपिटल फैक्टर है, लैंड फैक्टर है, एंटरप्रेन्योर फैक्टर है, तो ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स। ठीक है, तो जीडीपी एफसी। ठीक है, जब हमको यहाँ पे आपको वही बात करनी है, फिर से वही स्टेप करने, माइनस डेप्रिसिएशन आप करेंगे एनडीपी एफसी, प्लस करेंगे एनएफआईए, आप कहेंगे एनएनपी एमएफसी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हम राष्ट्रीय आय पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड्स, इनकम मेथड जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तीसरे मेथड पर चलते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना, और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमेशा खर्चे की, है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। तो ये व्यय विधि है जिसमें हम पढ़ेंगे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी जो है वो कंजप्शन को बताता है, कंजप्शन यानी कि हमारे खर्च को बताएगा। उपभोग, उपभोग व्यय और उपभोग व्यय जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। या तो कोई व्यक्ति जो है वो उपभोग करे जिसको हम बोलेंगे पर्सनल कंजप्शन, या गवर्नमेंट जो है वो उपभोग करे जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन, पर्सनल कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो पर्सनल कंजप्शन होता है हमारा, ठीक है, निजी उपभोग व्यय। ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजों को जो जिनके ऊपर हम खर्च करते हैं वो सारी चीजों को हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये सी को हम शामिल करेंगे, यहाँ ये ध्यान कर लेना है, सी को हम शामिल करेंगे। उसके बाद में हम जो है इन्वेस्टमेंट, ये जो है ये कैपिटल फॉर्मेशन को दिखाया गया है। ठीक है ना, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है कि क्या कैसे जो गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, नाम जो है छोटा सा अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है कैपिटल फॉर्मेशन का जो कार्य है वो गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सी प्लस आई जो है वो हमारा हो गया। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद में आप जो है गवर्नमेंट की बात मैंने कही। ठीक है, तो सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। अब ये जो है ये आपका पोर्ट की तरफ आ रहा है, ये आपका इंपोर्ट है। ठीक है, और ये भर करके जाएगा, ये आपका एक्सपोर्ट है। यानी कि हम ये कहेंगे कि प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इस यानी कि हम ये कहेंगे कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है ना, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो है आ जाती है
टोटल व्यय विधि, जिसके अंदर हम देखते हैं C+I+G+X-M। तो इस प्रकार हम जो है वो नेशनल इनकम पर जो है वो पहुंच जाते हैं। नेशनल इनकम, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जीडीपी जो है हमारी वो दो प्रकार की होती है। यानी कि जीडीपी एमपी तो हम पढ़ करके आए ना पीछे से, तीनों विधियों से हमने नेशनल इनकम को मेजर करना सीख लिया। ठीक है, तो जीडीपी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी, एक जिसको हम बोल देते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी यानी कि रियल आउटपुट, नॉमिनल जीडीपी यानी कि रियल प्लस में इन्फ्लेशन। यहाँ आप इन्फ्लेशन भी देख सकते हैं, नॉमिनल भी देख सकते हैं। यानी कि जब रियल के अंदर इन्फ्लेशन जो है उसको शामिल कर दिया जाए तो हम पहुंच जाएंगे नॉमिनल जीडीपी पे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान करना है, रियल जीडीपी मतलब रियल आउटपुट, नॉमिनल जीडीपी मतलब नॉमिनल का मतलब आप ही कहें कि प्राइसेस को शामिल किया जाता है, और प्राइसेस के अंदर जो है आपको पता है इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो होती है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम जीडीपी की ग्रोथ जो है विकास कर सकते हैं। तो अगर हम जीडीपी और वेलफेयर की बात करें, ठीक है ना, जीडीपी और वेलफेयर की बात अगर हम करें तो जीडीपी और वेलफेयर का जो है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ह्यूमन माइंड को जो है वो कैपिटल बना लेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बना लेंगे। ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल बना लेंगे, यानी कि ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को क्या कर दें, मशीन बना दें, है ना। तब ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमारी जीडीपी यानी कि वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज की। तो एक्सटर्नलिटीज जो है वो दो प्रकार से मिलती है। ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की हो सकती है। आप डायग्राम या आप जो इमेज है उसमें आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज जो है वो दो प्रकार से मिल सकती है, एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आप इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं कि कोई फैक्ट्री जो है वो लगी हुई है, पैसा जो है ये फैक्ट्री बनाएगी, लेकिन ये धुआं जो है वो उसके आसपास के इलाके को सहन करना पड़ेगा। इस धुएं से वो जो है वो उनको जो भी परेशानी होगी उसका भुगतान जो है ये कंपनी नहीं करने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की वजह से जो बाहरी लोग हैं उनको जो है बाहरी बाध्यताएं जो है वो सहनी पड़ी, और वो भी नकारात्मक, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी जमीनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ऐसे ही जब आप कोई काम करते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ जो है वो गार्डन लगा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ जो है वो मैं गार्डन लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे सपोज कीजिए। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो गार्डन है, हरा भरा गार्डन है। ठीक है, और जब यहाँ से इस रास्ते से कोई व्यक्ति गुजरेगा तो इस गार्डन की जो अच्छी हवा है, अच्छा वातावरण है, उसका एक प्रभाव जो है उस व्यक्ति पर भी गिरेगा। ठीक है, यानी कि इस गार्डन का जो खर्च है वो तो मैं सहन कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो दूसरों को भी अच्छा जा रहा है, तो वो आपकी कहलाएगी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है ना, क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दो क्लासेस में हमने टोटल नेशनल इनकम को कवर कर लिया है। जो बच्चे इस टॉपिक को समझने समझना मुश्किल समझते हैं वो इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, और रिपीट पर देख लीजिए, 2 बार 3 बार जब आप इसको देखेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने, और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए परफेक्ट नॉलेज से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमें हौसला देता है, इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन से सेक्शन में आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा सेक्शन जो है आपको अच्छा नहीं लगा और क्यों नहीं लगा। ठीक है, हम क्या जो है और अच्छा कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।